हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब जिसका नाम है सोफी का संसार। और आज इसका 18वां अध्याय करेंगे जिसका नाम है देकार्त। वह निर्माण स्थल से सारा मलबा साफ करना चाहता था। देखते हैं लेखक के विचार। रेने देकार्त का जन्म 1596 में हुआ था। वह अपने जीवन के अलग अलग समय पर यूरोप के कई विभिन्न देशों में रहा। युवावस्था में भी उसमें मनुष्य और ब्रह्मांड के स्वरूप के प्रति अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी, किंतु दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के बाद वह अपने निजी अज्ञान के प्रति उत्तरोत्तर आश्वस्त होता गया। देकार्त ने भी उसी तरह यूरोप में घूमने का निर्णय लिया जैसे सुकरात ने अपना सारा जीवन एथेंस के लोगों से बातचीत करने में लगा दिया था। वह बतलाता है कि उसके बाद उसने निश्चय किया कि वह केवल बुद्धिमत्ता की तलाश करेगा जो या तो उसे अपने भीतर मिलेगी या दुनिया की महान पुस्तकों में प्राप्त होगी। अतः वह फौज में भर्ती हो गया और युद्ध करने गया। इससे उसे केंद्रीय यूरोप के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग समय पर रहने और सीखने का अवसर मिला। दार्शनिक प्रणाली से आपका अभिप्राय क्या है? मेरा अभिप्राय है एक ऐसा दर्शन शास्त्र जिसकी रचना का निर्माण के लिए एक आधार भूमि तैयार की जाती है और इसका उद्देश्य दर्शन शास्त्र के मुख्य प्रश्नों के उत्तर पाना है। प्राचीन काल के प्रणाली निर्माताओं में थे अफलातून और अरस्तु। मध्य युग में सेंट एक्विनास था जिसने अरस्तु के दर्शन शास्त्र और ईसाई धर्मशास्त्र के बीच पुल बनाने का प्रयास किया। उसके बाद पुनर्जागरण युग आया जिसके साथ प्रकृति और विज्ञान, ईश्वर और मनुष्य संबंधी अनेकानेक पुराने और नए विचार सामने आए। 17वीं शताब्दी से पहले के दार्शनिकों ने नए विचारों को किसी स्पष्ट दार्शनिक प्रणाली में पिरोने का प्रयास नहीं किया और इस काम को करने वाला सबसे पहला व्यक्ति देकार्त था। उसकी रचनाएं बाद में आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक प्रोजेक्ट की अग्रदूत बन गई। उसकी मुख्य चिंता थी कि हम क्या जान सकते हैं, या दूसरे शब्दों में निश्चित ज्ञान। दूसरा बड़ा प्रश्न जो उसके साथ सदैव बना रहा था, मन और शरीर के बीच संबंध। ये दोनों प्रश्न ही अगले 150 वर्षों तक दार्शनिक तर्क वितर्क का मुख्य मुद्दा बने रहे। वह अपने समय से काफी आगे होगा। 17वीं शताब्दी एक आत्मा को सामान्यतया एक प्रकार से जीवन का श्वास माना जाता था जो सभी सजीव प्राणियों में व्याप्त था। आत्मा और चेतना शब्दों का मूल अर्थ वास्तव में श्वास और श्वास लेना ही है। यही बात सारी यूरोपीय भाषाओं की भी है। अरस्तु के लिए आत्मा कोई ऐसी वस्तु थी जो जीवन में सभी जगह इसके जीवन सिद्धांत के रूप में विद्यमान थी और इसलिए इसकी कल्पना शरीर से अलग नहीं की जा सकती थी। इसलिए वह एक पौधे की आत्मा और एक जानवर की आत्मा की बात कर सकता था। 17वीं शताब्दी के आने तक दार्शनिक आत्मा और शरीर का कोई बुनियादी विभाजन स्पष्ट नहीं कर पाए थे। इसका कारण था कि सभी भौतिक वस्तुओं की, जिसमें शरीर, जानवर और मनुष्य सम्मिलित थे, गति को यंत्रवत प्रक्रियाओं द्वारा स्पष्ट किया समझा जाता था, किंतु व्यक्ति की आत्मा शारीरिक मशीनरी का भाग नहीं हो सकती थी। हो सकती थी क्या? तो फिर आत्मा थी। साफ था कि एक स्पष्टीकरण की जरूरत थी। कम से कम इस बात को स्पष्ट करें कि कोई आत्मिक तत्व यांत्रिक प्रक्रिया कैसे शुरू कर सकता है। यह तो बड़ा विचित्र विचार है। वास्तव में क्या है? मैं अपनी बाँह उठाने का फैसला करती हूँ और तब देखिए बाँह स्वयं उठा लेती हूँ, या एक बस पकड़ने के लिए भागने का फैसला करती हूँ और अगले ही क्षण मेरे पाँव चलने लगते हैं, या मैं कोई शोकमय बात सोच रही हूँ और अचानक रोने लगती हूँ। अतः शरीर और चेतना में कोई रहस्यमय संबंध होना चाहिए। वास्तव में यही यह समस्या थी जिसने देकार्त को सोचने के लिए प्रेरित किया। अफलातून की तरह उसका दृढ़ विश्वास था कि चेतना और पदार्थ के बीच स्पष्ट विभाजन है,
किंतु मन शरीर को कैसे प्रभावित करता है या आत्मा शरीर को, अफलातून इस प्रकार का उत्तर नहीं दे सका था। न ही मेरे पास है, इसलिए मैं आतुरता से देकार्त के सिद्धांत के बारे में सुनने को उत्सुक हूँ। देकार्त का मानना है कि हम किसी विचार या सिद्धांत को तब तक सत्य स्वीकार नहीं कर सकते जब तक हम इसे स्पष्ट और सुनिश्चित तौर से अनुभव न कर लें। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम वापस देकार्त के तर्क करने की ओर जाएं। इसका लक्ष्य जीवन के स्वरूप के बारे में निश्चितता तक पहुंचना है, और वह यह मानकर शुरुआत करता है कि शुरू में व्यक्ति को हर विचार पर संदेह करना चाहिए कि तुम देख रही हो वह रेत का निर्माण नहीं कर रहा था। नहीं, क्योंकि यदि नींव गिर जाती है तो सारा घर नीचे आ गिरेगा। जब हम सपना देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम सत्य का अनुभव कर रहे हैं। हमारी जागृतावस्था की भावनाओं को सपनावस्था की भावनाओं से क्या कारक अलग करता है। जब मैं इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक विचारता हूँ तो मुझे एक भी गुण ऐसा नहीं मिलता जो जागृत अवस्था को स्वप्न से अलग करता हो। देकार्त लिखता है, वह आगे कहता चलता है, आप इस बारे में सुनिश्चित कैसे हो सकते हैं कि आपका सारा जीवन एक सपना नहीं है, किंतु स्वयं वेदात्मक निश्चितता को देखें जिसे लेकर वह अब अचानक समय को एक चिंतनशील प्राणी अनुभव करता है। शायद अब तुम वह याद करो जो अफलातून ने कहा था, हम तर्क द्वारा जिसे पकड़ते हैं वह इंद्रियों द्वारा पकड़े गए से अधिक यथाकृत होता है। देकार्त के साथ भी यही बात थी। देकार्त ने अब समय से पूछा, क्या कुछ और भी है जिसे वह उसी संदिग्धता अथवा स्वयं वेदात्मकता निश्चितता से अनुभव कर सकता है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसके अपने दिमाग में पूर्ण अनिग्ध त्रुटिहीन अस्तित्व का एक स्पष्ट और विशिष्ट विचार था। यही वह विचार था जो सदा उसके पास रहा। इस प्रकार देकार्त के समक्ष यह स्वतः प्रमाणिक था कि इस प्रकार का विचार संभवतः समय उसके अंदर पैदा नहीं हो सकता था। उसने दावा किया कि प्राकाष्ठापूर्ण अस्तित्व का विचार ऐसे व्यक्ति के सोचने से पैदा नहीं हो सकता जो स्वयं अपूर्ण हो। हम कहते हैं देकार्त द्वैतवादी है, जिसका अर्थ हुआ कि वह विचार के सत्य और विस्तारित सत्य के बीच तीखा विभाजन कर देता है। उदाहरण के लिए, केवल आदमी बुद्धि रखता है और जानवर पूरी तरह से विस्तारित सत्य की श्रेणी में आते हैं। उनका जीना और चलना फिरना यांत्रिक रूप से होता है। देकार्त जानवर को एक प्रकार का पेचीदा ऑटोमेशन या स्वचालित यंत्र मानता था। जहाँ तक विस्तारित सत्य की बात है, वह उसके बारे में पूरी तरह से मैकेनिक्स्ट यांत्रिकी दृष्टिकोण रखता था, बिल्कुल भौतिकवादियों की तरह। हम हैं भी और नहीं भी। देकार्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मनुष्य दूसरा जीव है जो सोचता भी है और स्थान में जगह भी घेरता है। इस प्रकार आदमी के पास चेतन मन, बुद्धि और विस्तारित शक्ति शरीर दोनों हैं। यह बात मेरे लिए असहनीय है कि देकार्त ने मानव शरीर की तुलना एक मशीन या ऑटोमेटन से की है। तुलना इस तथ्य पर आधारित थी कि उस समय में लोग मशीनों और घड़ियों के चलने से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्हें लगता था कि ये चीजें अपने आप चलने की अक्षमता रखती हैं। ऑटोमेटन शब्द का अर्थ भी बिल्कुल यही है, कोई ऐसी चीज जो अपने आप चलती है। स्पष्ट था कि यह केवल भ्रम है कि वे अपने आप चलती हैं। एक खगोलीय घड़ी उदाहरण के लिए बनाई भी मानव के हाथों द्वारा जाती है और उसमें चाबी भी मनुष्य के हाथ में ही भरते हैं। देकार्त ने इस तथ्य की ओर इशारा किया था कि उस प्रकार के बुद्धि कौशल युक्ति आविष्कार तुलनात्मक रूप में किया था कि उस प्रकार के बुद्धि कौशल
और अपेक्षाकृत कम और छोटे पुर्जों को वास्तव में इकट्ठा करके बना दिए जाते थे, जबकि उनकी तुलना में मानव शरीर में बहुत बड़ी संख्या में हड्डियां, मांसपेशियां, नसें, शिराएं और धमनियां हैं। ईश्वर यांत्रिक नियमों पर आधारित एक जानवर या मानव शरीर बनाने में सक्षम क्यों नहीं हो सकता? एल्बर्टो ने कमरे के दूसरी ओर एक बड़ी मेज की तरफ इशारा किया। इस पर एक छोटा सा कंप्यूटर रखा था। वह उसके पास गया। सोफी उसके पीछे पीछे गई। एल्बर्टो ने कंप्यूटर का स्विच ऑन किया और शीघ्र उसके स्क्रीन के पर्दे पर दिखलाई दिया। उसमें लैला लिखा था, यह बतलाते हुए कि वह विकसित बातचीत का प्रोग्राम था। शीघ्र ही स्क्रीन पर ऊपर से हिस्से में एक टेक्स्ट उभर आकर आया, हाय मेरा नाम लैला है। आप आराम से तो बैठे हैं न? सोफी ने 3 अक्षर एंटर किए। यस, उसने लिखा, हालांकि वह अभी बैठ न पाई थी। एल्बर्टो उसके लिए कुर्सी लाया। आपका नाम क्या है? पर्दे पर उभरा, सोफी एमर्सन। सोफी ने लिखा। सोफी आश्चर्यचकित रह गई। एल्बर्टो ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने कहा कि मैंने केवल अपना नाम, पता और जन्म की तारीख दी है। यह वैसा ही है जब आपका किसी नए मित्र से परिचय कराए जाने से पहले किया जाता है। उनके बारे में पहले से ही कुछ जान लेना अच्छा रहता है। ज्यादा खराब नहीं है, सोफी ने लिखा। अरे प्रिय, मुझे आशा है कि तुम खराब महसूस नहीं कर रही। सोफी, आपको पूरे वाक्य लिखकर बात करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मुझे जानकर खुशी होगी कि आप ठीक हैं। आगे चलिए, मुझसे कुछ पूछिए। आपकी आयु कितनी होगी? सोफी ने लिखा। मेरा निर्माण एटलांटा में 8 अगस्त 1988 को हुआ था, किंतु नॉर्वे की भाषा में मेरा अनुवाद 28 मार्च 1990 को नॉर्वेजियन पॉलिटेक्निक में किया गया था। मैंने कहा, आपको पूरे वाक्यों में बात करनी चाहिए। मैंने केवल गोश कहा। मैं अभ्रस नहीं समझती। क्या आप एक ईसाई हैं? सोफी, मुझे नहीं मालूम। हिडले मोल्लरनैन कौन है? हिडले मोल्लरनैन लिलेसेन में रहती है और उसकी आयु बिल्कुल सोफी एमर्सन जितनी है। आपको कैसे मालूम? मुझे नहीं मालूम कैसे? मैंने उसे हार्ड डिस्क पर पाया। मैं चाहती हूँ आप उसका पता लगाएं। मैं यह नहीं कर सकती। यह मेरी किसी फाइल में पर नहीं है और मैं किसी अन्य डेटाबेस से जुड़ी हुई नहीं हूँ। मैंने कहा, उसका पता लगाएं। सोफी, क्या तुम नाराज हो? इतने सारे विस्मयबोधक चिन्ह हिंसक भावनाओं के निशान होते हैं। मैं हिडले के पिता से बात करना चाहती हूँ। आपको समय को नियंत्रण में रखने में कठिनाई हो रही है। यदि आप अपने बचपन के बारे में बात करना चाहें तो F9 दबाएं। एल्बर्टो ने सोफी के कंधे पर हाथ रखा। हाँ, वह ठीक है। यह एक क्रिस्टल बॉल भविष्य देखने वाली नहीं है। लैला केवल डेटा प्रोग्राम है। शट अप, सोफी ने लिखा। जैसी तुम्हारी इच्छा सोफी। हमारी जान पहचान केवल 13 मिनट 52 सेकंड चली। मैं उन सबको याद रखूंगी जो हमने कहा है। अब मैं प्रोग्राम समाप्त करूंगी और हमारा 18th लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।